अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक नई एपिसोड के साथ आपका पुराना गैंग आपके सामने शामिल हाजिर है, शरियार तैमूर एंड मी। और आज की एपिसोड हमारी एक ख़ास एपिसोड है। और एक्चुअली मैं हर एपिसोड में यही कहता हूँ कि ख़ास एपिसोड है, बट ये एक वाकई में ख़ास एपिसोड है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे अहम गेस्ट हैं जो जिनसे हम बात करेंगे उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और टी20 सर्किट में काफ़ी नाम है उनका, और उनके जो मेंटर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर उस्मान कादिर साहब। कैसे हैं उस्मान भाई? Assalamualaikum, Shayan bhai, I'm well. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान भाई, आपसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल था कि आप भी दुबई में थे कुछ दिनों पहले, तो आप भी जी। यूएई ट्राई आउट्स देने तो नहीं गए थे? नहीं, 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 असल में मैं अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था। मैं कुछ काम था वहाँ पे अच्छा। थोड़ा-सा और हम लोगों ने काफ़ी देर से आउटिंग नहीं की थी वाइफ ने और मैंने, तो हमने सोचा कि चले हमारे काम का काम हो जाएगा और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। बच्चे हमने घर पे छोड़ दिए थे। ओह अच्छा, माशाल्लाह। हुँ। नहीं हो कि अभी एक सक्सेसफुल राउट बना है ना एक बंदे का, तो मुझे लगा शायद हर कोई इसी तरीके से ना आ जाए। तो खैर, उस्मान भाई, आपसे आपकी क्रिकेटिंग के बारे में बात करेंगे। हाँ। और योर इनिशियल स्टार्ट आपको आपने आई थिंक बताया भी है हर जगह कि आपका स्टार्ट किस तरह हुआ, बट हैविंग योर फादर देयर, आई एम श्योर कि उसका कोई एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसके हाँ। बारे में थोड़ा बताएं, आपकी क्रिकेटिंग अर्ली क्रिकेटिंग मेमोरी कैसी थी? कैसा कैसे आगाज़ हुआ क्रिकेट का आपका? शायान भी मेरी क्रिकेट का आगाज़ ऐसे हुआ कि मैं अपने फ़ादर के साथ टेरेस पे खेलता था टेप बॉल के साथ। तो वहाँ से मुझे शौक स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलने का, बट मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अर्ली एज में होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप बस अपने शौक से खेल रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं लेग स्पिन करता हूँ और लेफ्ट हैंड बैटिंग करता हूँ, तो बल्कि मैं राइट हैंड खेलता था एक्चुअली। तो मेरे बाकी जो ब्रदर्स हैं वो भी राइट हैंड ही खेलते थे, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे चेंज करवाया, स्विच करवाया मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो वो भी उन्होंने मुझे एक चीज़ अच्छा। सिखाई और खेलते-खेलते एक दिन ऐसा आया कि ट्रायल्स आए, मैंने अब्बू के साथ ज़िद की कि मुझे ट्रायल्स पे जाना है, बट ही वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने बोला कि आप ट्रायल्स पे नहीं जा सकते क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू प्ले एनी क्रिकेट इन हार्डबॉल, लाइक इन हार्डबॉल में कोई भी आप क्रिकेट नहीं खेले हुए हो, तो आप कोई परमिशन नहीं है आपको ट्रायल्स देने की। तो बट उनके मना करने के बावजूद मैं चले गया ट्रायल्स पे। अब ऑब्वियसली सी बात है कि मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकता था। स्कूल से मैंने छुट्टी की, ट्रायल्स पे गया, जाके सिलेक्ट हो गया और मेरी कमबख्ती ये थी कि मैं जैसे ही अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो अब्बू सामने ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने पहला ही सवाल, मेरे हाथ में किट बैग था और मेरे से पहला ही सवाल किया कि किधर गए थे तुम? अब ज़ाहिर-सी बात है, वालिद साहब की अकेडमी थी, मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैच पे गया था क्योंकि सारे तो ऑर्गेनाइज़ वो करते थे। तो मैंने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने स्ट्रेट ही बोल दिया। मैंने कहा पापा मैं ना ट्रायल्स पे गया था। कौन से ट्रायल्स पे गए थे? मैंने कहा इस तरह अंडर 15 के ट्रायल्स थे वो। फिर अब अब्बू ने मेरी क्लास की कोई आधा पौना घंटा मुझे बोलते रहे काफ़ी ये वो कि तुम्हें मना किया था, बॉल लग जाता, ये हो जाता, तो तुम कौन ज़िम्मेदार था, ये वो। काफ़ी उन्होंने मुझे सुनाई। उसके बाद एंड पे मेरे से पूछते कि क्या बना ट्रायल्स का? तो मैंने बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो ही वाज़ शॉक्ड। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बोल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मुझे बताओ कि सिलेक्टर कौन था? मैंने मैंने उनको बताया कि अताउर रहमान साहब थे, वो सिलेक्टर हैं। फिर उन्होंने कॉल की उनको। फिर उनसे पूछा कि सिलेक्ट हुआ है वाक़ई कि ये ऐसे ही बोल रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं वाक़ई सिलेक्ट हो गया। अच्छा सर्टेनली ऐसे अब्बू ने ऐसे स्विच की बात को कि उन्होंने एक चार्ट पेपर मँगवाया फटाफट, क्योंकि उसमें टाइम इतना कम था कि आज ट्रायल्स दे के आए, सुबह टीम अनाउंस होनी है, उसके नेक्स्ट डे से ही हमने रीजन के लिए चले जाना था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ़ मैंने टेप बॉल खेली हुई थी उस टाइम तक, कुछ भी नहीं, मतलब कोई हार्ड बॉल क्रिकेट, सिर्फ़ हार्ड बॉल से जाके बॉलिंग की थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब ये वाला ओवर करना है, ये वाली बॉलिंग करनी, सारा उन्होंने मुझे समझाया कि लेफ्ट हैंडर के लिए फील्डिंग लेनी है, राइट हैंडर के लिए फील्डिंग लेनी है। तो उन्होंने मुझे सारा समझाया। उसके बाद जब मैं रीजन के लिए गया तो मैं बेस्ट बॉलर बन गया। तो जब मैं बेस्ट बॉलर बन गया तो मुझे अब डाउट था कि पता नहीं मैं वर्ल्ड कप अंडर 15 के लिए सेलेक्ट होऊँगा कि नहीं होऊँगा।
फिर मैं घर आया जब, तो मेरा एक कैंप में नाम था, तो मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा पापा मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा? कहते तुम्हें अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, ऑब्वियसली सी बात है, यू वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं आएगा? मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ, वहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर, वापस आया, अंडर 16 खेली, फिर हाईएस्ट विकेट टेकर। फिर उसके बाद इजाज भाई ने हमें फास्ट ट्रैक किया, मुझे, बाबर को, जफर गोहर को, एक और आधा लड़का था, तो हमें फास्ट ट्रैक किया अंडर 19 में स्ट्रेट। हम लोग मेरा पहला टूर था अंडर 19 का हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड टूर हाईएस्ट विकेट टेकर, थर्ड टूर जो था वो वर्ल्ड कप का था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा आउट। फिर इस तरह मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी क्रिकेट में। बट मैं एक जगह पे जब मैं अंडर 19 से निकला, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता था कि जब भी कोई अंडर 19 में अच्छा करके आ रहा है तो उसको फ़ौरन पाकिस्तान खिला दिया जाता था। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हम्म। हुआ, मेरा नाम ज़रूर आया, बट मेरी कमबख्ती ये थी कि जब मेरा नाम आया, चेयरमैन ने मेरा नाम डाला, तो मेरे वालिद साहब सिलेक्टर थे। तो ओह उन्होंने हाँ, यस। जो है वो मेरा चेयरमैन ने मेरा नाम डाला टूर पे, उन्होंने मेरा नाम काट दिया। तो चेयरमैन ने पूछा कि आपने नाम क्यों काटा है? उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली सी बात है कि मैं सिलेक्टर हूँ, तो लोग यही कहेंगे कि मेरे पे दाग लगेगा कि मैं अपने बेटे को जो है वो खिला रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि हम्म। मेरे ऊपर दाग लगे या मेरे बेटे के ऊपर लगे। तो अभी ये इसकी नई नई जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी अंडर 19 वगैरह खेल के है, तो इसको ज़रा जाने दे, फर्स्ट क्लास वगैरह खेलने दे। तो चेयरमैन साहब नहीं माने, चेयरमैन साहब ने उस पेपर पे लिख दिया ही शुड बी इन द टीम। तो फिर अब्बू ने बोला ठीक है, अगर आपने डालना है तो फिर मैं रिज़ाइन करता हूँ। फिर वो वसीम बारी साहब, इजाज़ भट्ट साहब उस टाइम, अल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको, उसके बाद जो वसीम बारी साहब थे, alright। अब्बू उनके पास गए, उनसे उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि अगर आप वाकई चाहते हैं इसको लेके जाना तो मैं फिर रिज़ाइन कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने उन्होंने इनकी बात को समझा, फिर मेरा नाम निकाल दिया वहाँ से। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में गया, फिर वहाँ पे स्टक हो गया, और काफ़ी अरसे के लिए मुझे कंटिन्यूसली जो है वो खेलने का मौका नहीं मिला, और फिर इसलिए मैं थोड़ा सा बैकवर्ड चला गया। ये है मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्टिंग में, और अगर आगे आगे पूछेंगे तो फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसमें बड़ा 15 साल का स्पैम आ जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। लेकिन आपके फादर ने कभी पढ़ाई पे, कभी बहुत से लोगों को सुनते हैं ना, बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई पे काफ़ी फोकस होता था या पढ़ाई की तरह ज़्यादा रुझान होता था, तो आपके फादर ने कभी ये नहीं बोला कि क्रिकेट क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट में अब इतना वो रहा नहीं, जैसे कि वसीम अकरम है या वकार यूनिस हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे क्रिकेट में बिल्कुल भी आएँ। हाँ, तो एक मतलब एक पेरेंट्स का एक वो होता है, तो अब्दुल कादिर साहब का ऐसा कभी था कि पढ़ाई में फोकस करो, क्रिकेट में इतना बिल्कुल कुछ था। नहीं है, ऐसा कुछ? इवन कि वो ये चाहते थे कि हम लोग क्रिकेट ना खेलें। इवन कि मेरे भाइयों के साथ जो हुआ, उनको मेरे भाई ने ही वाज अ वाइस कैप्टन इन अंडर 19 2004 विनिंग वर्ल्ड कप जो उनका था, पहली दफ़ा जब अंडर 19 खेलते, तो हुँ। मेरा भाई वाइस कप्तान था उसमें। वापस आया, बैंक की तरफ से खेला, पहला मैच खेला, डेब्यू किया, 100 किया उसने, उसके बाद वो बाहर। तो अब्बू जब ये चीज़ें देख रहे थे, तो अब्बू ने भी मुझे मना किया कि तुमने नहीं खेलनी क्रिकेट, बट वो एक खून में था, सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने फिर साथ-साथ मुझे बोला कि बेटा आप पढ़ा भी करो और साथ में क्रिकेट अगर आपको कंटिन्यू करनी तो किया करो। बट उनकी जो मेन ख्वाहिश थी, कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ, क्योंकि मेरे जो दादा अब्बू थे, उन्होंने, वो इमाम मस्जिद थे और उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। तो मेरे अब्बू का एक स्टाइल था बोलने का कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, और बीच में मैं और तुम भी कुरान पाक हिफ्ज़ करोगे तो मैं सैंडविच बन जाऊँगा। तो मेरी बख्शिश हो जाएगी, उनके बात करने का ये स्टाइल होता था। तो हुँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके जीते जी जो है वो ये ख्वाहिश जो है वो उनकी पूरी की, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। माशाल्लाह। और दूसरी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करूँ, बट अनफॉर्च्यूनेट है वो देख नहीं सके। तो बस हुँ। ये आपकी पेरेंट्स की जो थोड़ी-सी उम्मीदें होती हैं आपसे, बस उसके ऊपर आपको रहना चाहिए। बट मेरा ये था कि मैं चाहता कि मेरे वालिद साहब जो है वो मुझे देखते पाकिस्तान से खेलता हुआ, तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता। नहीं, उनकी मैंने जितने भी आपके लिहाज़ आपके मामले में जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में। जब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, तो आपकी वो भी मूव उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की थी। जो मैंने उनके बारे में जो जितना पढ़ा मैंने, सपोर्ट नहीं की थी, तो एक अच्छी बात है। उन्होंने उन्होंने मुझे, जब उन्होंने ये देखा कि मुझे चांसेस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे खेलने के, और जब मैंने उनसे बोला कि पापा मुझे जाने दें, मुझे वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है खेलने की, तो मैं
जो है एटलीस्ट चलो मैं इंटरनेशनल नहीं भी खेलूँगा तो मैं यहाँ पे वहाँ पे अपना अपना फ्यूचर सिक्योर और सारी चीज़ ऑब्वियसली सी बात है एज़ अ पाकिस्तानी अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यही चाहते हैं कि यार हमारी फैमिली जो है वो सफ़र नहीं करे, हमारे बच्चे सफ़र नहीं करें। ये जो हमारी एक मेंटालिटी है ये काफ़ी पुरानी है, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं वहाँ पे चले जाऊँ तो कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नहीं है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। बट ये था कि जब मैंने वो डिसीजन ले लिया, उन्होंने मुझे बोला कि यार अच्छा ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपना डिसीजन खुद कर सकते हो। बट बैक ऑन दैट पॉइंट कि जब मैं बिग बैश खेल के उनकी डोमेस्टिक खेल के वापस आया तो आई वाज सिटिंग विद माय डैड कि वन डे और उन्होंने बोला कि यार मैं चाहता तुम्हारी चेस्ट पे पाकिस्तान का स्टार देखना बट तुम वहाँ पे सेटल हो गए, चलो कोई बात नहीं, खैर। बट मीनवाइल हुआ ये कि उनकी 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो डेथ हो गई और वो चीज़ मेरे ज़हन में रह गई। पीसीबी ने मेरा डोमेस्टिक में नाम डाल दिया, टी20 में उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद स्ट्रेट टू इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कि एक मेरे लिए एक मुआजिज़ा जिस तरह आप कहते हैं, मिरेकल आप बोल सकते हैं। उसके पीछे एक और भी बात है कि जिस दिन मेरा पाकिस्तान टीम में नाम है उसी दिन मेरी बेटी पैदा हुई। तो आई थिंक कि माशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प आउट ज़रूर करूँगा, बट नीयत जो है वो आपकी साफ़ होनी चाहिए। आई हुँ, थिंक कि बिल्कुल। मेरी नीयत साफ़ थी, अल्लाह को पता है। मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचता, ना बुरा बोलता हूँ, ना कहता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर हूँ कि अगर कोई बात बुरी लगती है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर बोल देता हूँ कि दिल में कोई बात नहीं रखता। अच्छा उस्मान भी, मेरा एक सवाल ये था, जब आपका जब नाम आया इनिशियली, जब अब्दुल कादिर साहब सेलेक्टर थे, आपका चेयरमैन ने नाम डाला, तो ये कौन सा टाइम यानी कौन से ईयर की बात है? दूसरा इसी में ऐड कर दीजिएगा कि जब आप डोमेस्टिक खेल रहे थे या आप खेलना चाहते थे बिफोर यू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो आपको किस किस्म का रिजेक्शन फेस करने को मिला? लाइक क्या आपको कभी कोई रीज़न बताई गई या आपको कभी अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार कि मुझे क्यों नहीं चांसेस मिल रहे या मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा? कुछ आइडिया है आपको? भाईजान मुझे ये तो याद नहीं है कि कौन सा ईयर था जब मेरे वालिद साहब सिलेक्टर थे। मेरे ख्याल से 2 दफ़ा सिलेक्टर बने हैं वो। एक दफ़ा जब विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड टी20 जो पाकिस्तान जीता था 2009 में, तब वो सिलेक्टर थे जब उन्होंने लास्ट अपने हाथ से लिखी थी टीम। और एक दफ़ा दोबारा बने थे वो सिलेक्टर। तो आई थिंक कि वो जब दोबारा बने थे ना तब की बात है। मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर याद नहीं है, बट जो था मुझे ये एग्ज़ैक्ट ये पता है कि ये बात ज़रूर हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था मुझे मुझे ये भी याद है कि वेस्ट इंडीज़ का टूर था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मुझे मैं घर आके तो मैं रो रहा था कि आपने मेरा नाम निकाल दिया। तो अब्बू मुझे कहते हैं कि तुमने अगर वैसे जाना है तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, उसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने कहा मुझे खेलने के लिए जाना है, मुझे कह रहे हैं वैसे चले जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। दूसरा आपने बात की कि मैं आई वाज़ कि मैंने क्यों मूव आउट किया पाकिस्तान से, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों नहीं मिली थी, ये तो अल्लाह ही जानता है। कि मैं किसी बैंक की तरफ से जाता था तो सारा टाइम बेंच पे बैठता था। आई डोंट नो कि वो क्यों बैठता था। ना मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करता था, ना किसी को बुरा-भला बोलता था, बट बैक ऑफ माइंड उनके क्या चलता था या क्या चल रहा होता है या क्या चलेगा आगे मुझे नहीं पता। बट ये है कि अब तो पाकिस्तान ही है, अब पाकिस्तान के लिए चीज़ें सारी छोड़ी हैं तो पाकिस्तान ही खेलना है अब और खेल के दिखाना है दोबारा इंशाल्लाह। जी उस्मान भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें पूरी जर्नी से थ्रू किया। एक कहावत है कि दो तरह के घने दरख्त होते हैं। एक घना दरख्त वो होता है जिसकी छाँव के नीचे जो दूसरे फल बूटे होते हैं वो उस तरह से मतलब उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। लेकिन एक और दरख्त हो जाए जिसके नीचे जो भी फल बूटे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी ग्रोथ करते हैं। और आपके केस में हमने देखा कि माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब जो कि लेजेंड है हमारे पाकिस्तान के, इतना बड़ा नाम अटैच होने के बावजूद आपने अपना नाम क्रिएट किया। हालाँकि हम बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं डिफरेंट फ़ील्ड्स में कि जब हाँ। बहुत बड़ा नाम अटैच होता है तो लोग अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू यू एज़ वेल कि आपने उसके बावजूद अपना एक नाम बनाया। तो ये हाँ। मुझे बताइएगा कि जो ये एक्सपेक्टेशन थी अब्दुल कादिर साहब का नाम आपके नाम के साथ जुड़ने की, उस उससे कभी आपको प्रेशर फ़ील हुआ? चाहे आप डोमेस्टिक खेले, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेले, कभी आपको फ़ील हुआ कि यार ये एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट हुआ है और मैंने उसको कहीं न कहीं छूना है? तैमूर भाई बड़ी खूबसूरत बात की आपने, 2 दरख्तों वाली जो बात की है ना बड़ी खूबसूरत बात की है, तो मैं इसका आपको बड़ा खूबसूरत जवाब दूँगा। इसका जवाब ये है कि जब आपको एकदम से सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो बंदा हो जाता है रिलैक्स, ठीक है?
जब बंदा रिलैक्स हो जाता है, उसको पता होता है कि यार मैंने तो खेलना ही खेलना है, मैंने कहीं पे भी जाऊँगा मैं खेलूँगा, मुझे तो मेरे घर की बात है, मुझे तो प्लेट में अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। तो तब बंदा जो है ना वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जो आपने बात की ना कि एक फल के एक दरख्त के नीचे जो है वो कुछ भी हो जाए तो सब कुछ हो जाता है, ये वो लोग हैं जिनको जिनको प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं। जो दूसरी आपने बात की कि जो एक दरख्त के जो दूसरी बात आपने की, वो मैं हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें क्रिएट खुद करनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, मुझे उनकी लेगेसी लेके चलनी है। मेरे कंधे पे बहुत ज़रूर होता था। लेगेसी को लेके कोई आसान काम नहीं है कि आप इतनी बड़ी लेगेसी को लेके और आप चल रहे हो, और अपना जो आपने बात की कि मैंने अपना नाम बनाया, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है भाई। तमूल भाई यकीन करें, इसमें मेरी कोई इतनी सी भी जो है ना वो कोई मेरे क्रेडिट लेने का जो है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम ही इतना बड़ा है, मैं तो उनके सामने छोटी सी चीज़ हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि उनके नाम की वजह से जो है हम लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं, इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैं ये नहीं सुनता कि यार तुम्हारे वालिद साहब ने वो किया था, ये किया था, हालांकि लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बट बैक टू द पॉइंट कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना नाम बनाया, मैंने कोई नाम-नूम नहीं बनाया भाई। मेरा जो भी नाम बना, मैंने अल्लाह जो मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ॉर्मूला बताया, मैं उस पे रहा कि आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने अल्लाह को सजदे करने हैं, नीयत साफ़ रखनी है। मैं तो भाई इसी फ़ॉर्मूले पे हूँ। इसमें अल्लाह मुझे देता है, मैं तब भी शुक्र अदा करता हूँ। इसमें अल्लाह मुझे नहीं देता, मैं तब भी शुक्र अदा करता हूँ। एंड ऑफ द डे आपने क्रिकेट कितनी देर खेल लेनी? 5 साल और खेल लूँगा, 10 साल खेल लूँगा, 15 साल खेलूँगा। मैं अब खींच के मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं 50 साल की उम्र तक खेलूँगा, उसके बाद क्या है? वो कहते हैं ना कि सूरज को पता नहीं, इस तरह कोई कहावत है कि ज़वाल है, तो एक ना एक दिन अब सचिन तेंदुलकर को अगर आप देख लें, कितना बड़ा प्लेयर, कितनी लोग कितनी बातें करते हैं उनकी, किधर है? फिनिश, 20-25 साल का करियर खत्म। यहाँ पे तो दिन हो के रात होती पता ही नहीं लगता कि कहाँ गया दिन रात। तो बंदे को ना थोड़ा-सा ना हम्बल रहना चाहिए। जब अल्लाह ताला आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं और आपको ऐसे-ऐसे 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें दे देते हैं ना, तो हम जो पाकिस्तानी है ना वो समझते हैं कि जी हमने सब कुछ अचीव कर लिया। हमारे पास सब कुछ आ गया। हम बंदे को बंदा नहीं समझते। हम किसी की कदर करना नहीं जानते। हम किसी के लिए जो है वो बुरा-भला 1 मिनट के अंदर बोल देंगे, हालाँकि किसी बंदे ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया हो या आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें की हों, बट हम 1 मिनट के अंदर आँखों के ऊपर पट्टी रख लेते हैं कि नहीं यार, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इसलिए कहना चाहिए कि जब पाकिस्तान, ये हमारा कल्चर है, जब पाकिस्तान टीम में बंदा आता है, परफ़ॉर्मेंस करता है, तो वो चलता रहता है। थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस खराब हुई, आप टीम से बाहर हुए, उसके बाद आप गायब। उसके बाद तो समंदर है फिर, समंदर में तो कितनी मछली हैं, किस-किस को आप बीट करोगे? तो फिर इसका राइट। मतलब ये है कि जो बंदा टीम में जाता है तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि यार मैं परफॉर्मेंस करूँ, मैं परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैं टिका रहूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, सॉरी उसका लंबा हो गया जवाब, बट ये है कि बड़ा नहीं, खूबसूरत नहीं, सवाल सवाल था आपका। ये आपने जवाब भी बहुत खूबसूरत दिया और मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह जो ह्यूमिलिटी आपकी बातों में है, जितने आप हम्बल हैं, वही जो मैं बात हम लोग भी पहले बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आपके नाम के साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई है। उसके बावजूद इतना हम्बल रहना, आई थिंक उसके लिए तो डेफ़िनिटली क्रेडिट जाता है आपको। नहीं यार बॉस, पता है क्या बात है तैमूर भाई, ये मुझे ना मेरे वालिद साहब की तरफ से मिली ये चीज़। मुझे मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार आप किसी के साथ रूडली कैसे बात कर सकते हैं। आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं इंटरनेशनल खेला 25-30, 25-26 मैच जितने भी खेला, अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके लिए मैं ये कहूँ कि यार मैं इस तरह कॉलर खड़े कर लूँ और मैं इस तरह चश्मे लगा के रात को जो है इस तरह आपको इंटरव्यू दूँ, आप भी कहोगे कि यार ये क्या अजीब-सा बंदा है कि इससे एक दफ़ा बात करी। मैंने शयान भाई से बात की बड़े प्यार से। शयान भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार मंडे को नहीं फ्राइडे को। मैंने कहा ठीक है शयान भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हो सकता है कि आपका भी कोई मसला हो, किसी अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार अगर आपको मसले हो सकते हैं तो अगले बंदे को भी हो सकते हैं। अगले बंदे की भी कोई कमिटमेंट हो सकती है, अगला बंदा भी कोई फँसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज ना कर दी है तो फिर आपको करना ही नहीं है कुछ भी। तो
अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब जो है ना मुझे मुझे कहते हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकलते। ये मेरे जो जितने भी कोलीग्स वगैरह सारे जानने वाले ना, मुझे कहते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकलते, तुम जो है वो घर पे ही रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, बीवी के साथ रहते हो। मैंने कहा यार मेरी बात सुने, मैं ना अगर मेरी शादी ना हुई होती, मेरे बच्चे ना हुए होते, तुम रात को मुझे 2 बजे कॉल को अगर मैं ना हूँ तो फिर तुम मुझे बोलो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे वो प्रायोरिटी है, आप लोग प्रायोरिटी नहीं हो। मुझे उनके साथ टाइम गुज़ारना है। अगर आप मैं छड़ा-छांट हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, अगर मैं नहीं आता तो फिर आप मुझे बोलते हुए अच्छे लगते हो। अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम ये है, थोड़ी-सी पंजाबी में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप घर पे टाइम स्पेंड कर तो कहते बुड्ढी थल्ले लगा। ठीक है? बिल्कुल। अब बात ये है कि यार बुड्ढी थल्ले लगा है, वो तो पुरानी कहावत होगी। हम लोगों ने तो चेंज करनी है इस बात को, हमने तो कहना है ये तो रिस्पेक्ट होती है। ठीक है? अब ऐसे-ऐसे क्रिकेटर्स की मैं आपको बात बताऊँ ना तो आपकी हँसी बंद ना हो। बाहर कहेंगे कि जी हम तो बड़े फूँ-फाँ ये वो, हम तो किसी की बात ही नहीं सुनते। हम जो हैं वो बीवी से डरते नहीं हैं। सबसे बड़ा फट्टू वो होता है, जिसको टाइम में होता है कि यार मैं घर पहुँच जावां जल्दी-जल्दी नाल, मैनू मार ना पै जावे किसे नाल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बस जो है वो थोड़ा सीरियस ही हो गए हम, ज़रा कुछ शुगल-शुगल भी लगा लें। नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ये हमारा हमारा क्लब क्रिकेट हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग वीकेंड पे लोगों को जमा करते हैं कि भाई आ जाओ, संडे को मैच हाँ, है, तो जेड़ा सैटरडे नहीं को आ रहे मैच है। होएगा वो कहेगा कि यार मैं नहीं आ हाँ, सकता। सबसे सबसे पहले अच्छा मजे की बात, सारे जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं ना, उन्हीं को ये होता है कि यार बीवी नहीं आने देगी, ये नहीं होगा, ये होगा यार, ये होता था, यार ऐसी बहुत ऐसी सब बातें कुछ हो होती जाता थी है। तो आपका ये जो कहते हम्म, हैं ना कि शादी बड़ी प्रॉब्लम चीज़ है, मुझे नहीं लगता। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं देखता हूँ कि आपकी कौन-सी चीज़ रुकती है। असल में हमारे प्रॉब्लम ये है यस। कि मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब शादी कर लेते हैं ना, तो हम लोग जो है वो अपनी खुशी ढूँढने के लिए ना बाहर की तरफ देखते हैं, राइट? बजाए आप बाहर की तरफ देखने के, आप अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय क्यों नहीं करते हो? आपको तो फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ कि आप एक दूसरे को आंखों ही आंखों में समझ लो कि यार आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा यार अगर आपने पार्टी करनी है तो आप अपने पार्टनर के साथ करो, बजाय कि आप अपने दोस्तों के साथ जाओ और गलत मलत काम करो वहां पे जाके। वाई नॉट? मतलब अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिलेशनशिप बनाया है, और दुनिया का सबसे पहला ही जो रिलेशनशिप है वो मियाँ बीवी का है। तो जब आप इसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर दुनिया में आप क्या करोगे? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे फिर, और क्या करना है? नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये एक हमारा आई थिंक कल्चरल, कुछ कहने वाले हो? नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारा असल में जो वही वाली बात कि कल्चरल मसला है ये सारा, कम्युनिकेशन गैप। चाहे आप ऊपर दो लोगों पे कर लें, पार्टनर्स में कर लें, घर वालों के साथ कर लें, असल में हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी मसले हैं। तो क्योंकि जब हम लोग बात नहीं कर पाते ना एक दूसरे से, तो फिर ये मसले वहाँ आते हैं। जब आपके अंडरस्टैंडिंग हो, आपके अगर कम्युनिकेशन हो, अगर आप एक दूसरे को टाइम दे के बैलेंस करके अगर आप चीज़ें लेके चलना चाहेंगे, तो फिर कभी भी आपको इस तरह के मसले नहीं आते। मगर मसले ज़्यादातर उन्हीं लोगों को आते हैं जिनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, जो सारा वक्त इन चक्करों में लगे रहते हैं यार कि बस हमारी चीज़ें ठीक रहें, बाकी चीज़ें बाकियों को इग्नोर करें, अपनी चीज़ें ठीक रहें। कम्युनिकेशन कैसे ठीक रहेगी? जब आप अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा के रखेंगे, जब आप अपनी वाइफ़ से हिडन चीज़ें करेंगे, तो आपकी तो अंडरस्टैंडिंग के बजाय आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरा आप यकीन करें, मेरा फ़ोन ऐसे पड़ा होता है बेड के ऊपर या कभी साइड टेबल पे पड़ा होता है, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कोई ऐसा पुट्ठा काम करना ही नहीं कि जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आपको ये हो कि यार मैं पकड़ा जाऊँगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा। यार आपने एक दफ़ा जब शादी कर ली ना तो फिर आप स्टिक ऑन दैट, मतलब आपको अल्लाह ने स्ट्रेट एक लाइन दे दी, आप उसके ऊपर ही चलो फिर, बात खत्म। नहीं बिल्कुल, आपने कम्युनिकेशन की बात की। अम, आपको अभी आप पाकिस्तान टीम में नहीं हैं, पाकिस्तान टीम से जब कोई बाहर होता है तो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे आज का टेस्ट मैच है, उसमें शाहीन को ड्रॉप कर दिया, तो
प्रेस में आ रहा है कि भाई उसके स्किल सेट पे बात हुई है वगैरह फलाना। तो जब बंदा जब स्क्वाड से ड्रॉप होता है तो उसको बताया जाता है कि भाई आपको इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, आपको इसलिए नहीं खिला रहे, या एक टूर पे आपको खिलाया अगले टूर पे नहीं खिला रहे, उसकी कोई वजह होती है या बस आपको प्रेस से ही पता चलता गया मेरा नाम नहीं आया टीम में? पता नहीं शयान भी, मैं 2.5 साल पहले जब टीम में था तब तो ऐसा नहीं होता था। अब शायद होता है कि वो कम्युनिकेट करते हैं प्लेयर्स के साथ कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो, क्यों बाहर हो, आपको कब मौका मिलेगा। आई थिंक कि अब जो है वो, क्योंकि जेसन गिलेस्पी जो है वो ही ऑस्ट्रेलियन, तो वो अपने तरीके से लेके चल रहा है। तो आई थिंक कि अब जो है वो बता देते होंगे, पहले नहीं बताते थे। पहले तो आपको यही नहीं पता होता था कि आप सुबह खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, बंदा डाउट में ही रहता था कि यार आप पता नहीं खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो। तो आई थिंक कि आप बता देते हैं। अच्छा ये उस्मान भाई, एक मेरा सॉरी शन, एक मेरा क्वेश्चन था इधर, क्योंकि स्कॉट की बात हुई और जेसन गिलेस्पी की आपने बात की। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम स्पेंड किया, क्रिकेट खेली, आपने पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली है, तो आई गेस दो क्वेश्चन। एक तो ये मुझे बताइएगा कि आपको माइंडसेट में डिफरेंस क्या फील होता है जब आपने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली फिर आप पाकिस्तान में? बिकॉज हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया की गेम्स देखते हैं, उनके प्लेयर्स की हम इंटरव्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो एक बहुत डिफरेंट मेंटालिटी हमें सुनने को मिलती है कम अज़ कम, कि एग्रेसिव रहना है लेकिन एट द सेम टाइम कैलकुलेशन भी आपने पूरी रखनी है गेम की। और दूसरा एक ऐड ऑन कर दिया कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, पहले एक लेगेसी स्ट्रक्चर था, उसको दोबारा चेंज किया, फिर वापस हम उसी साइड पे आ गए हैं। तो आपके ओपिनियन में कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है और किस स्ट्रक्चर के क्या फ़वाइद हमें हमें नज़र आ सकते हैं? आई थिंक कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखी कि ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। ऑस्ट्रेलियन मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। मतलब वो आप यकीन करें कि समटाइम्स ना ऐसा मैच अगर फंसा हुआ है ना, अगर मैं कोच के पास गया हूँ तो मैंने उसको बोला है कि यार इतने बॉलों पे इतना चाहिए, तो उसने मुझे आगे से पता है क्या बोला है, रिलैक्स, लेट्स सी व्हाट हैपन। मतलब कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग है उनको। इधर अब मैं लाइव पता नहीं टीवी को रिकॉर्ड है, बोलना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। बट इधर जो है वो ऐसे टेंशन पड़ जाती है कि हला लला बच गई कि पता नहीं क्या हो गया। वो इतने रिलैक्स होते हैं, इतने वो कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको पता होता है कि यार हमने जिस प्लेयर को खिलाया है हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है था, इसलिए हमने उसको खिलाया। अदरवाइज ये अगर इतने बॉलों पे इतना चाहिए, या बॉलर बॉलिंग कर रहा है उनकी टीम से, या बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो उनको इतना फेथ होता है उनके ऊपर, तभी वो उनको खिलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, मैं 2018 में पर्थ स्कॉचर से खेला, राइट। उसके बाद मैं 2022 में सिडनी थंडर से खेला। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजेदार बात। अब सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर का हुआ मैच। अब मैं वहां से पहले खेल चुका था पर्थ स्कॉचर से 2018 में। मैंने उनके स्क्वाड में क्या चीज देखी कि जो लड़के 2018 में थे वही लड़के 2022 में भी थे, सिर्फ एक या दो चेंज होंगे। तो जब आपको पता है कि आपने खेलना ही खेलना है, आप उनके माइंड में ये थोड़ी होता है कि हमने इंटरनेशनल खेलना है। वो क्रिकेट को तो एंजॉय करते हैं कि यार ये हमारा प्रोफेशनल है, अगर हम इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे हम आगे निकल जाएंगे। उनका माइंडसेट ये है। उनका ये माइंडसेट थोड़ी है कि ऐसे ही पाकिस्तान खेलना है, ऑस्ट्रेलिया खेलना है, पाकिस्तान खेलना है, ऑस्ट्रेलिया खेलना है। उनका माइंडसेट नहीं है। उनका माइंडसेट ये है कि यार ये हमारा प्रोफेशनल है, हमने इस टाइम पे आना है, ये हमारी जॉब है एक किस्म की। हमने सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक जॉब करनी है, उसके बाद हमने चिल करना है। ठीक है। इधर मैच खेल के, पाकिस्तान में जो है मैच खेल के आप जो है सारा दिन थके हुए आप आते हैं। उसके बाद अगर आप खाना खाने चले जाते हैं तो कोई बंदा वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे डाल देता, वो आज स्कोर नहीं किया, ते है ना वेखो जरा बाहर खाना खान गए हुए ने। उधर वो मैच खेल रहे होते हैं, ड्यूरिंग मैच वो पब में चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा फर्क है हमारे। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हम लोगों को अभी मैं परसों एक उस पे चैनल पे गया हुआ था, उधर भी उन्होंने एक सवाल किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। असल में हमें पता ही नहीं होता कि ये मैच कहाँ होना है, अंपायर्स कौन होंगे, प्लेयर्स कौन है, कोच कौन होगा। अच्छा हमने किससे कम्युनिकेट करना है। मैं जब 2018 में गया, उन्होंने, मैं एयरपोर्ट से जैसे ही मैं होटल जा रहा था तो उनका मैनेजर आ गया। उसने कहा कि ऐप डाउनलोड करो। मैंने ऐप डाउनलोड की, उसने मुझे लॉगिन करके दिया। लॉगिन करके दिया तो उसने कहा कि आज 29 अगस्त है, ठीक है, और ये 2 मई तक ना सारा शेड्यूल है इसके अंदर। कौन से दिन किधर डिनर पे जाना है, किस दिन फ्लाइट है, किस दिन वापस आना है, किस दिन कौन सा मैच है,
आप कौन सी टीम में होंगे, आपको कपड़े कितने मिलेंगे, आपको डेलीज कितनी मिलेंगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कब मिलेंगे आपको। इधर तो साल साल पता ही नहीं होता कि कब क्या चीज़ मिलनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो बात नहीं, हम असल अच्छी लोग है। में उस्मान भाई, मैं से वे क्विकली ऐड कर दूं, फिर आप अपनी बात ख़त्म कर लीजिएगा। हमने अक्सर जो है ना अपने एपिसोड्स में, अपने शोज़ में यही बात की है। आप तो शायद ये बात नहीं कह सकते, मगर मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि ये जो है ना एक प्रोफेशनल, जब आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हैं ना, तो ये मैं आपको एक प्रोफेशनल्स का बड़ी काम मज़ेदार होता है। बात आप बताता हूँ, सॉरी तैमूर भी आपकी आगे बात काट रहा हूँ। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में थे 2018 में, ठीक है। अब हम लोग, अब पाकिस्तानी माइंड, आप ये सो देखिए, अब बड़ी हंसी वाली बात है। मैं और मेरी वाइफ खाना खाने के लिए चले गए, तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, $220, ठीक है। और डेट क्या है, 14 तारीख है। टाइम क्या हो रहा है, 11:35 हो रहे हैं, ठीक हो गया। मैंने वाइफ को बोला है, मैंने कहा खाना इतना मंगवाना ताकि हम लोग इस पैसे में एडजस्ट कर सके, क्योंकि आई थिंक कि कल जो है वो सैलरी आ जानी है, क्योंकि 15 को आती है, ठीक हो गया। अब हम नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे हैं। जैसे ही 12 बजे हैं, मुझे मैसेज आया, मैंने मैसेज देखा, आपकी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो। ये है सिस्टम, ये है चीजें। इधर तो बेचारे जिनका ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, जिनको बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है डोमेस्टिक का, उनको 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो कहाँ से खाएंगे, वो क्या करेंगे। नहीं, एग्जैक्टली वही वाली बात ना, वैसे मैं वही कह रहा था कि ये हम लोग, क्योंकि हमारा बोर्ड ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा मुझे फील होता है, आई कुड बी रॉन्ग, मगर ये क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक अनप्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है। इसी तरह ये, जिस तरह वो बोर्ड रन कर रहे होते हैं, उसी तरह नीचे टीम्स रन हो रही होती हैं, उसी तरह के लोग आते हैं, कोई कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ होती नहीं है। जब आप एक टीम रन कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, कोई बहुत ही एमेच्योर क्लब है, बस वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हैं, मगर जैसे आपने स्केजुअल की बात की, हमें पहले से पता होता है कि भाई ये हमारा पूरे सीज़न का स्केजुअल है, यहाँ इस ग्राउंड में प्रैक्टिस होनी है, ये इतने मैचेस हैं, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मगर हम जब नेशनल टीम को देखते हैं या डोमेस्टिक को देखते हैं, तो वहाँ पे इतने अजीब अजीब से इश्यूज देखने को मिलते हैं कि बाज़ दफ़ा हम हैरान रह जाते हैं यार, कि ये हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट है और हम इस तरह से रन कर रहे हैं और इस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रोडक्ट से जो लोग आ रहे हैं वो इंटरनेशनल में जाके कम्पीट करेंगे, और बड़ी बड़ी टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, जो हाईली प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनके साथ कम्पीट करेंगे, और हम इस बात को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि भाई ये भी एक पार्ट है पूरी जर्नी का। बट शायद भी आई थिंक कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना, ही इज जेंटलमैन। आई मेट हिम वंस। बट ये है कि जिस तरह वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं ना, आई थिंक कि कोई ना कोई चेंजेस तो ज़रूर आएंगी। उनको राइट ट्रैक मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बट जिस दिन उनको राइट ट्रैक मिल गया, और जिस दिन उनको अच्छे लोग मिल गए, अभी भी अच्छे ही होंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए तो है, और अच्छे लोग मिल गए, तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए थोड़े रेडिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो हर किसी को समझ नहीं आते। आपको ऐसा थोड़ा हेयर एंड देयर लेके चलना पड़ता है, और आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। तो उस्मान भाई, थोड़ा सा पीछे आते हैं। अभी हमने सलमान बट की एक क्लिप देखी थी, उस पे वो कह रहे थे जब वो 2004 का उन्होंने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने आपको फेस किया था नेट्स में टू प्रिपेयर फॉर शेन वॉर्न। हाँ आ, इस बात में मतलब इस ट्रेनिंग सेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि वो क्या बात हुई हाँ थी। हाँ, वो बिल्कुल सच बोल और रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो हमेशा नहीं, प्रैक्टिस करके, तो क्योंकि वो ही इज फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, तो वो जब भी प्रैक्टिस करके घर आते थे, तो मैं मोस्टली उनके पास ही होता था, भाई के पास ही बैठा होता था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि यार, मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रहा हूँ, तो वाई नॉट कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उस टाइम छोटा था, मुझे क्या पता हो ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं। मुझे तो था कि अपनी बॉलिंग से मैं इनको बॉलिंग करूंगा, मुझे अच्छे लगते, क्योंकि आई वॉज वेरी बिग फैन ऑफ हिम एंड आई एम स्टिल।
मतलब कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो है वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे एज अ बैट्समैन। आई वाज अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ। बट ये कि बैक ऑन दैट के जब वो आते थे मैं उनको बॉलिंग करता था तो मुझे भी अच्छा लगता था कि यार मैं इनको बॉलिंग करता हूँ, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं और भाइयों जैसे हैं। तो ये मतलब आप यकीन करें कि टेप बॉल से बड़ा शार्प स्पिन होता था। और मजाल है कि सलमान भाई जो हैं वो अपने पैड टांग पे गेंद लगने दें या आपके थाई पे गेंद लग जाए। मजाल है कोई ऐसा मैंने कभी उनको बॉल किया हो कि उनके थाई या उस पे पाँव पे बॉल लग जाए। बट ही स्टिल प्ले वेरी गुड। टेप बॉल के साथ इतना शार्प स्पिन खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है, बट वो बड़े अच्छे फ्लुएंट खेलते थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं पहली बॉल पे जाके शेन वॉर्न को चौका मारूंगा, वो भी मिड विकेट पे। एंड एग्जैक्टली व्हाट ही सेड एंड ही डिड दैट। ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि शेन वॉर्न का तो उस वक्त काफ़ी मतलब प्राइम पे थे उस वक्त भी, वो आई थिंक 2004 की बात है। बट शेन वॉर्न की अगर मैंने बात करूँ तो अब्दुल कादिर साहब ने बोला था कि वो शेन वॉर्न के आपके घर आए थे गूगली और फ्लिपर सीखने। जी तो आप उस वक्त थे, आपने वो मीटिंग देखी थी, आपसे कुछ नहीं बॉस, कुछ मैं आपने तो देखा उस था कि टाइम क्या पता नहीं, शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँ उस टाइम। ये तब की बात है जब शेन वॉर्न ओह अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ आए थे, तो मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये तब की बात है। बट ये बात ज़रूर है, इसके आई विटनेसेस जो हैं वो बड़े लोग हैं। उन्होंने अब्बू ने जो है वो उनको अपने उसने बोला, शेन वॉर्न ने बोला कि मुझे ना गुगली जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है करने में। तो मेरे वालिद साहब ने बोला कि आपके पास अगर बॉल नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गुगली जो है वो अच्छी हो जाए, तो अगर समटाइम्स आप रूम में बैठे होते हो या अपने घर में कहीं पे भी हो, तो एप्पल या ऑरेंज लेके उसको ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे घुमाया करो। अगर आपके इधर हड्डी में पेन है तो इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। उसने कहा ठीक है। अगले दिन टेस्ट मैच था तो शेन वॉर्न ने 3 बोल्ड कर दिए गुगली पे। तो एंड ही कॉल्ड टू माय डैड और ही सेड ही वाज लाफिंग कि इतनी जल्दी बंदा कैसे सीख सकता है। बट ये लर्न करने की बात होती है कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हैं। अच्छा उस्मान भी ज़रा अपना, आपने कहा कि आपके वाले साहब की ख्वाहिश थी कि वो आपको पाकिस्तानी कलर्स में देखें, आप उसको डेब्यू करें, पाकिस्तान से खेलें। तो जब आपको कॉल आई, जब आपका नाम आया, जब आपने पहला मैच खेला, तो वो फीलिंग कैसी थी? और उसकी क्या यानी कि उस वो पूरा जर्नी बताएं कि वो कैसे आपने उसको कैसे आपने फेस किया, जब आपका नाम आया टीम में, जब आपने पहला मैच खेला भाई जब पाकिस्तान मेरा नाम के आया कलर्स में। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो मैं सिलेक्ट हुआ, मैं टूर किया, मैं नहीं खेला। वापस आया, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, मैं नहीं खेला। फिर उसके बाद कोई और सीरीज़ हुई, उसमें भी नहीं खेला। फिर इन्होंने इंग्लैंड जाना था, फिर मैं हो गया बाहर। कैन यू इमेजिन के विदाउट प्लेइंग कि आप बाहर हो जाओ। उसके बाद फिर उसके बाद हुआ कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई, मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, मेरा फिर नाम आया। और जब उन्होंने बोला कि आप खेल रहे हैं सुबह, तो कैन यू इमेजिन कि मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कोई अभी मुझे कोई उठा देगा आके और बोलेगा कि यार नहीं ये तो बस ख्वाब है। ऑब्वियसली सी बात है, इंटरनेशनल खेलना कोई आसान काम नहीं है। बट ये है कि मुझे पहले तो जब उन्होंने बोला कि आप खेल रहे हो, तो पूरी रात जो है वो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि अब किसको कैसे जो है वो करना है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको इसको ड्रीम समझूं क्या समझूं, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और आप यकीन करें कि कोविड टाइम था उस टाइम और कोई क्राउड नहीं था और जिम्बाब्वे की टीम थी। एंड जब मैं अपने रनअप पे खड़ा हुआ था ना, तो माय लेग्स वाज शेकिंग लाइक दिस। क्योंकि जिस चीज़ को आप इमेजिन कर रहे होते हैं ना और वो एकदम सडनली हो जाए आपके साथ, तो अ, बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब बहरहाल मेरे वाले साहब ने मुझे सिखाया हुआ था कि कभी इस तरह प्रेशर पड़ जाए तो आपने 3 दफ़ा सांस अंदर लेना और फिर बाहर निकालना है। किया मैंने वो, अल्लाह का नाम लेके पहला बॉल किया, बॉल अच्छा गिर गया। दूसरा बॉल किया, छक्का पड़ गया मुझे। जब वो छक्का पड़ गया तो मैं हो गया रिलैक्स।
मैंने कहा छक्के से ज़्यादा तो आप ना कोई 8 स्कोर मार सकता है ना 10 मार, छक्के से बड़ा जितना मर्जी दूर मार दे छक्का ही है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ, पहला मैच अच्छा गया, दूसरा मैच अच्छा गया, तीसरा मैच ज़्यादा अच्छा चले गया। तो उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई, मैं गॉट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में भी हाईएस्ट विकेट टेकर, फिर तीसरी सीरीज़ में बाहर, फिर उसके बाद एक मैच, 2 सीरीज़ बाय, फिर एक मैच, फिर एक सीरीज़ बाय, फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यू चांस ही नहीं मिले। फिर लास्ट में जब खेला तो फिर मुझे जो है वो 2 मैच इकट्ठे मिले, उसमें भी मैंने 2-2 आउट किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। एक मैच में 4 ओवर 36 2 आउट, दूसरे मैच में किया था 4 ओवर 41 2 आउट, तीसरे मैच में मुझे लग गया था बॉल जिसमें मेरा अंगूठा टूट गया था, मतलब हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद जो है वो मेरा कमबैक अभी तक नहीं हुआ, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, आपको लगता है ऐसा कि आपको जो इनकंसिस्टेंट चांसेस मिले हैं पाकिस्तान टीम में, उसकी एक वजह ये थी कि आई थिंक जब आपने डेब्यू किया, जो पूरा टाइम खेला उसमें बाबर कैप्टन थे, और उस वक्त जब बाबर की कैप्टनसी स्टार्ट हुई है तो हमने थोड़े अरसे के बाद ही वो दोस्ती यारी वाला एक ड्रामा देखना शुरू कर दिया था कि दोस्त खेल रहे हैं, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको ऐसा फील होता है कि शायद उसकी वजह से भी आपको इनकंसिस्टेंट चांस मिले हैं, या आपको उस तरह से टीम में रहने का मौका नहीं मिला जैसे और लोगों को मिला? क्योंकि परफॉर्मेंस तो देखा जाए तो जैसी आपकी थी वैसे और भी लोगों की थी, मगर इनकंसिस्टेंट वो नहीं रहे जितना आप रहे। तो आपको ऐसा फील होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती यारी में इस लेवल पे आके आपकी अगर दोस्ती यारी अगर आपने निभानी हो ना, तो वो ग्राउंड एक ऐसी चीज़ है आपको फ़ौरन बता देती है कि ये दोस्ती यारी से आया है या परफॉर्मेंस करके आया है। तो इन माय केस आप ये कह सकते हैं कि जब मैं खेला हूँ कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें मैंने आउट नहीं किया। और मैं अगर आपको मैं अपने स्टैट्स बता दूं तो मेरी हैं 25 गेम्स, 20 इनिंग्स, जिसमें मैं 5 इनिंग्स में मैंने बॉलिंग ही नहीं की हुई, और मेरी विकेट्स हैं 31। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज तो अच्छा है, बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे कॉन्टीन्यूसली अगर खिलाया जाता, और मे भी हो सकता है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। बट ये है कि अ, जैसे दूसरे लड़कों को चांसेस मिले हैं, कंटिन्यूली चांसेस मिले हैं, बगैर परफॉर्मेंस के चांसेस मिले हैं, अगर मुझे वैसे चांसेस मिले होते तो आई थिंक कि मेरे स्टैट्स कुछ और होते इस टाइम। बस। अच्छा उस्मान भाई, एक क्वेश्चन मेरा था इसी को कंटिन्यू करते हुए कि अक्सर हम देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है तो सारा जो कचरा है या सारा ब्लेम जो है वो एक या दो लोगों पे आता है। कभी भी हम ये नहीं देखते कि कलेक्टिवली टीम ने गलत किया हो या उनसे कोई मिस्टेक्स हुई है, उस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते। बाबर की हमने बात की तो हम बहुत अरसे से यही देख रहे हैं कि टीम चाहे अच्छा करे या बुरा करे, ये हमेशा बाबर का फॉल्ट होता है। तो आपकी ओपिनियन में लाइक ये जो माइंडसेट हमारा बन गया है कि हम सिस्टमैटिकली एक पूरे रूट कॉज को नहीं आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो परफॉर्मेंस है, चाहे वो पर्सनल फिटनेस है, इट कुड बी मेनी रीजंस। तो आखिर ऐसा क्यों है कि रह सहकर हम एक या दो लोगों की बात करते हैं और हम कलेक्टिवली सिस्टम या टीम की बात नहीं करते ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें? अच्छा, आपने तैमूर भी, जाहिर सी बात है आप सोशल मीडिया देखते होंगे, आपके अपना भी अकाउंट होगा, आप शरियार भाई का भी होगा, शान भाई का भी होगा, आपका भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है। जितने आपको नेगेटिव पे व्यूज मिलते हैं उतने पॉजिटिव पे तो नहीं मिलते। ऐसे तो ही। अगर पाकिस्तान ने एक ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस कर ही लिया है और वो उसने ऑलमोस्ट सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो आप उसी के पीछे पड़ गए हो। ठीक है, टीम हारती है तो बाबर का कसूर, कैच छोड़ते हैं तो बाबर का कसूर, फील्डिंग मिस होती है तो बाबर का कसूर, बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो बाबर का कसूर, बैटिंग अच्छी नहीं होती तो बाबर का कसूर। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम में एक बाबर नहीं, 12-11 बाबर है, जो कि सब कुछ वही कर रहा है। तो आई थिंक कि लोग जो है ना, अब वो उसको अ, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुपरस्टार एज अ बैट्समैन मैंने नहीं देखा अभी तक, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने 100 कर दिए, इतने 50 कर दिए कि अब
उनको ये लगना स्टार्ट हो गया है कि यार पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि लोग व्यूज़ लेने के चक्कर में ना उसको कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि व्यूज़ लेने के चक्कर में आप कभी उसके बारे में क्या लिख देते हो, कभी क्या लिख देते हो। वो तो उसका बड़ापन है, आगे उसे वो कुछ बोलता नहीं है। तो अगर वो आगे से कुछ बोले तो फिर इनको लग पता जाए, फिर सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। वो तो उसका बड़ापन है, वो कुछ नहीं कहता आगे से। राइट। नहीं खैर, ये तो हमने एक हिस्ट्री देखी है अपनी टीम में ना। मुझे अच्छी तरह याद है जब मिसबा उल हक टीम में थे और वो जब कैप्टन थे ना, तो तब भी हमारी टीम इसी तरह ऊपर अप एंड डाउन होती थी। मैंने तो अभी मैंने तो अभी पता नहीं, इस दिन किसी की ट्वीट पढ़ी, कहते उसको रेस्ट करा दो। मैंने कहा हद होगी यार, वैसे पता नहीं इससे इस ट्वीट के ऊपर पता नहीं कितने के व्यूज मिल जाएंगे यार आपको। क्या होता है वो हम सबको बैकअप पता है। नहीं होता है, बैक बाइटिंग जरूर होती है। ये अच्छा था, ये वाला अच्छा था। शायद ये सॉरी, उस्मान एक 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 क्वेश्चन में अगर इसी उस पे शुड बी माय एक लास्ट कर क्वेश्चन करके आपने उस्मान भाई। 10 पूछ लिए हैं तैमूर भाई। चले शुक्र है पूछे तो सही। अच्छा क्वेश्चन जी मेरे उस्मान भाई शाकिर। कि स्लाइटली स्लाइटली एट अ पर्सनल लेवल के आपने बात की कि जैसे आपके वालिद साहब का एक ड्रीम था कि आपकी चेस्ट पे वो स्टार देखें पाकिस्तान का, और आप ऑस्ट्रेलिया भी चले गए थे उस वक्त। तो फिर जब आपने यहाँ पर आके थोड़ी सी आपको लगा कि इनकंसिस्टेंट आपको चांस दिए गए हैं, तो कभी आपको रिग्रेट फील हुआ कि यार मैं वापस क्यों आ गया पाकिस्तान, या फिर या आप सेटिस्फाइड हैं कि यार जो भी है एटलीस्ट मैंने अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा किया कि मैंने पाकिस्तान खेला, अब मुझे चांस मिल रहे नहीं मिल रहे वो अल्लाह ताला के ऊपर है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। आपको ये फीलिंग है या फिर आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट रहता है कि मैं बॉस, ये पाकिस्तान आया? मैंने ना बड़ी जगह पे बात की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं खाने खाने पे लिखा, पता नहीं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं अगर जितनी मर्जी कोशिश कर लेता ना, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, मैं ऑस्ट्रेलिया से खेल जाऊँ, मैं इधर कर लूँ उधर कर लूँ, पर अल्लाह ने मुझे वापस इधर ही लेके आना था, मुझे इधर से ही खिला रहा था, क्योंकि मुझे अपने वाले साहब की विश पूरी करनी थी। तो ये फिर वही बात आ गई ना कि मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी नीयत साफ थी, तो अल्लाह ताला ने वो भी करवा दी। तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है, अब तो इधर ही हैं भाई, अब तो इधर ही खेल रहे हैं। अब अब परफॉर्म करेंगे। लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया था, डोमेस्टिक में लीग्स में भी परफॉर्म किया है। अब तो बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अब जब अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर दोनों हाथ और दोनों पाँव से पकड़ने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह। उस्मान भाई, आपकी बाबर आजम से काफ़ी गहरी दोस्ती है। कोई ऐसी कोई ऐसा वाकया याद है आपको कि यार लगे कि यार ये बंदा ना नेक्स्ट लेवल बंदा है ये? वो बातें बताने की तो बहुत है, बट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो दो यारों में ही रहने दें तो अच्छी बात है। ऐसे फिर बात खुलेगी। फिर ये पहले भी इंटरव्यू में मैंने ये बोला था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बताएं बाबर आजम के बारे में। मैंने कहा आप रहने दें, ऐसे ही फिर बात ना पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएगी। उसको इतना नेगेटिव बना के इन्होंने प्रिंट किया, कहते हैं कि उस्मान ने बोला है कि बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, इसका मतलब ये इसके दिल में कोई बात है। मैंने कहा यार भाई खुदा का नाम ले। बिल्कुल। मैंने तो इस क्वेश्चन को टैकल किया कि यार इस बात को रहने दे, पता नहीं फिर बाद मैं कुछ और बोलूंगा, बात कहाँ से कहाँ चले जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था, आपने कैसा प्रिंट किया उसको। तो इसमें मैं अब खुले खुले अल्फाजों में आपको ये बोल देता हूँ कि मेरी उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है, बट मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा, नहीं आप कोई क्रिकेटिंग मेमोरी शेयर कर सकते हैं? कोई ऐसा मैच आप लोग का अंडर 19 का, कोई इंटरनेशनल मैच ऐसा हो जो आपको लगा हो कि यार के उसके बाद आपको लगा हो कि नहीं यार हम लोग के बहुत बड़ा प्लेयर है, या हमने हारा हुआ मैच जीता हो, या कोई ऐसी क्रिकेटिंग मेमोरी जो आपके दिमाग में रह गई हो कि यार हमने ये वाला 7 मैच खेला था? हम्म, बस बहुत सारी मेमोरीज हैं, अंडर 15 से लेके अंडर 19 तक। बहुत सारी मेमोरीज हैं। असल में समटाइम्स ना जब बाबर का मूड होता था तो वो कह के 100 कर देता था अंडर 19 वगैरह में। तो समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हम लोग दुआ कर रहे होते थे पीछे से कि यार अल्लाह करे ये 200 कर दे। एक दिन तो क्या हुआ, अंडर 15 का मैच था अमेरिका से। तो ये खेल रहा था, कोई 30 बॉलें खेली हैं, तो इसने ना तकरीबन 10-11 स्कोर किया हुआ था, विकेट मुश्किल था।
मैंने इसको बाहर से बोला, मैंने कहा थोड़ा सा खेल क्या हुआ है। तो उस टाइम तो मतलब बिल्कुल फ्लुएंट थे हम, मतलब कि ऐसे मतलब बाहर से भी बोल सकते हैं ये वो। तो उसने कितना किया होगा उस मैच में? 250 150। 250 किया उसमें। तो क्रिकेट वाह। की तो अगर बाबर की बात की जाए, उसकी क्रिकेटिंग की एबिलिटी के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है। बट बात ये है कि अब आप एक बात बताएं कि एक इंसान है, जैसे लेट्स सपोज के शयान भी आप हैं, आप एक सुपरस्टार हैं, अल्लाह ने आपको सब कुछ चीज़ें दी हैं, सब चीज़ें की हुई हैं। आप देखते हो कि यार ये भी बंदा मेरे खिलाफ बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, मेरे दोस्त भी बात कर रहे हैं, मेरे ये भी बात कर रहे हैं, हर बंदा उसके पीछे बात कर रहा है, ठीक है, आपके पीछे बात कर रहा है, लेट्स सपोज। तो आपको कैसा फील होगा? आप कहोगे कि यार ना मैंने किसी के साथ बुरा किया है, ना मैंने किसी के लिए बुरा सोचा है, मेरे पीछे फजूल में पड़ गए हैं। मैं स्कोर भी करता हूँ, मैं मैचेस भी जितवाता हूँ, मैं हर नंबर पे भी खेलता हूँ, बट एंड ऑफ द डे क्या है, मुझे जलालत मिल रही है। बट वो क्यों? मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार उसने बोला क्या है आपको, या क्या कहा है आपको। किसी को अगर एक बंदा आगे से नहीं बोल रहा, या आपको वो, अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको वो बाबर नहीं पसंद है, आपको बाबर पसंद नहीं है, तो यार आप उसको अनफॉलो कर दो, उसकी ना ना बैटिंग देखा करो। फिर आपने उसकी बैटिंग भी देखनी है, उसको फॉलो भी करना है, उसके ऊपर कमेंट्स भी करने हैं, उसको बुरा भला भी बोलना है। तो फिर बंदा मेंटली इतना जो है वो स्टक हो जाते कि यार ना मेरी गलती है, मैं अब क्या करूं? या तो मैं परफॉर्म ना कर रहा हूँ, या मैं सही चीजें नहीं कर रहा हूँ, तो फिर भी आप मुझे बोलते हुए अच्छे लगते हो, हर बंदा। अब हर बंदा उसके पीछे बोलता है, हर बंदा बोलता है। मैं तो ये क्रिकेटिंग के अलावा उसके अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी एबिलिटी दी है कि वो आगे से चुप है। और मैं यकीन करे कि मुझे ऐसा लगता है वो अल्लाह मियां की गाय आगे से चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा। कैन यू इमेजिन कि इतना इतना पेशेंस किसी के अंदर हो सकता है? कोई इतना इतना वेट कर सकता है किसी चीज का? उसने फिर डाली ना, सारी अल्लाह पे चीजें डाल दी, उसने कहा ठीक है फिर मैं तो अपना कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, अल्लाह जाने, आप लोग जानो फिर। नहीं, उन्होंने भी ज़ल्मी टीवी की पॉडकास्ट से बोला था कि मेरे नाम पे किसी का घर चल रहा है तो वो चलने दे, अल्लाह ही जानता है फिर। तो ये तो उसने छोटी सी बात की ना, मैं तो चलो इसने इसने एक बात की है, मैं आपको कितनी सारी चीजें बता सकता हूँ कि लोग क्या क्या कहते हैं। अगर उसने ये बात कर हम्म। दी है तो ये अच्छी बात है। अगर उसने कोई बात की है इस तरह की कि अगर उसके नाम से अगर किसी का घर चलता तो चलने दे, फिर हो सकता है अल्लाह ताला ने इसी को वसीला बनाया हो उसके लिए। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, एक लास्ट सेगमेंट है, आपको मैं प्लेयर्स के नाम दूंगा, आपने चूज करना है। अच्छा, मैं मतलब को पता नहीं कह रहा लेट्स से सुबह मैं खड़ाना है इन्होंने। नहीं नहीं, यार दिस इज गोइंग शान टू भी बी आपकी फॉर्मर गुड्स। पिक्चर ही स्टक हो जाती है बार बार यार, बाकी दोनों भाइयों की ठीक आ रही है। थोड़ा उठ के अच्छा बैठे नहीं फिर आप, वो रिलैक्स हुए में आप। यार मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ ना पॉडकास्ट से, क्या करूँ। अच्छा। चले तो फिर आपको मैं स्पिनर्स के नाम दूंगा, हम्म। यू जस्ट हैव टू पिक व्हिच वन यू प्रेफर। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं, दानिश कनेरिया या युजवेंद्र चहल। क्या ये आवाज कट गई? दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया और युजवेंद्र चहल। दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया या अनिल कुंबले। दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया या शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या इमरान ताहिर। इमरान ताहिर। इमरान ताहिर या शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। एक लास्ट है, समझ ही गए होंगे आप, शेन वॉर्न या अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, ऑब्वियसली सी बात है, वन एंड ओनली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो चलें, उस्मान भाई आपने बहुत टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम दिया। कोई मसला नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अगली उम्मीद है दफा आपको भी इतना मज़ा टाइम आया ना होगा, लेना, मेरे हमें तो बच्चे बहुत बाहर मज़ा आया। इंतजार कर रहे, बार बार खड़का रहे, बाबा आ जाओ। तो हम माजरत चाहते हैं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं इतने भाई, मैं टाइम का। मजाक कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं। इंशाल्लाह उस्मान भाई आप कभी यूएस आएंगे तो we'd love to meet you as well in person. आम बच्चों को प्यार, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह thank you. चलें ओके गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं। लाइक ओके एंड भाईजान, सब्सक्राइब। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।